हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की एनसीईआरटी 11th ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो हमारा 7th चैप्टर है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिज़ास्टर, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर होता क्या? अगर डेफिनेशन हम पढ़ना चाहें तो डिज़ास्टर इज़ एन, यहाँ पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, strikes and quickly with little or no warning, which causes or threatens serious disruptions of life and property, including death and injury to a large number of people, and requires therefore mobilization of efforts in excess of that which are normally provided by statutory emergency services। यानी कि अगर हम देखें कि जो डिज़ास्टर हम कह रहे हैं होता क्या है, तो डिज़ास्टर जो है डिज़ास्टर जो एक अनडिज़ायरेबल अकरेंसेस होती हैं, यानी कि जो नेचुरल जो फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो हमारी अर्थ के ऊपर जो बिना किसी वार्निंग के जो अचानक से आ जाते हैं, ऐसे थ्रेटन्स होते हैं, ऐसे खतरे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों के लिए और हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए नुकसानदायक होते हैं। इनकी जान माल दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कह देते हैं? डिज़ास्टर कहते हैं। यानी कि डिज़ास्टर क्या हो गया? यानी कि जो गतिविधियाँ जिनकी वजह से हमारे जो मानव समाज है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मानव जीवन है, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? आपदाएं या डिज़ास्टर हम जिसे कह सकते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। ठीक है, तो फॉर लॉन्ग टाइम डिज़ास्टर्स वर कंसीडर्ड एज कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेज and human beings were treated as innocent and helpless victims in front of the mighty forces of nature। यानी कि शुरुआत में लंबे समय तक जब इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, तब इन सब जो डिज़ास्टर्स हैं, जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जब नेचुरल कह रहे हैं तो इन सब का जो कॉज है, कारण है, उसे क्या माना जाता था? प्रकृति को ही माना जाता था, नेचर को ही माना जाता था कि नेचर में अपने आप से ही जो चीज़ें क्रिएट होती हैं और डिज़ास्टर बन जाती हैं। लेकिन अब जैसे हम धीरे धीरे देख रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये ह्यूमन एक्टिविटी का भी रिजल्ट है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं हमारी नेचर को, हमारे नेचुरल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, तब जो है हमारी नेचर जो है एक फोर्स के फॉर्म में जो डिज़ास्टर्स हैं उनको शो करती है। ठीक है, यानी कि नेचर के साथ साथ जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब डिज़ास्टर और नेचुरल हैजार्ड जो है, यानी कि प्राकृतिक संकट और आपदाएं जो है, इनके बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो नेचुरल हैजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ। ठीक है, यानी कि हमारी नेचर के अंदर जब ऐसी परिस्थितियां हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जनरेट हो जाती हैं कि वो लोगों को और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? नेचुरल हैजार्ड्स, यानी कि प्राकृतिक संकट। एज कंपेयर टू नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर विच आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज और एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर रिलेटिवली सडन and cause a large scale widespread death, loss of property and disturbances to social life। वहीं जब हम डिज़ास्टर्स की बात करते हैं तो ये भी नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों के ही कारण होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये सडन होती हैं और बहुत बड़े स्केल पर होती हैं, जो हम वाइड स्प्रेड डेथ कह सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस कह सकते हैं, जो हमारी सोशल लाइफ है इसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब ये कर देते हैं। यानी कि जब बहुत बड़े लेवल पर होगा तो उसे हम डिज़ास्टर कह देंगे। Natural hazards may be swift or permanent aspects of the respective environmental settings, like currents in the ocean, steep slope and
अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द हिमालयाज और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन इन डेजर्ट्स और ग्लेशिएटेड एरियाज। यहाँ पर जो हमें अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई हैं, उनके अंदर जब धीरे धीरे या स्विफ्ट कहें ले हम या परमानेंट जो चेंजेस हो जाते हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी तो वो नेचुरल हैजार्ड्स कहलाएंगी। एंड एनी इवेंट कैन बी क्लास्ड बाय एज डिजास्टर व्हेन द magnitude of destruction and damage caused by it is very high. Every disaster is unique in terms of the local socio-economic factors that control it, the social response it generates and the way each social group negotiates with it. यानी कि ओवरऑल जो हमें समझ में आया वो ये है कि नेचुरल हैजार्ड्स एक एक्सटेंट तक मतलब हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली कम होता है, वहीं जो डिजास्टर है वो बहुत बड़े लेवल पर, बहुत वास्ट लेवल पर जो है डिस्ट्रक्ट कर देती है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, हमारी प्रॉपर्टीज हो, सबको बहुत बड़े लेवल पर ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस जो डिजास्टर और नेचुरल हैजार्ड के बीच में है। अब डिजास्टर के बारे में जो हमें कुछ चीज़ें याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहली तो क्या है, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। यानी कि पिछले सालों की जो स्टडीज़ हम देखते हैं, डेटाज हमारे सामने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो भी डिजास्टर्स आई हैं उनका मैग्नीट्यूड यानी कि जो उनकी मात्रा है या इंटेंसिटी यानी कि उनकी तीव्रता है, उनकी फ्रीक्वेंसी है और जो भी वो नुकसान पहुंचा रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। सेकेंडली, देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न अमंग पीपल the world over to deal with the menace created by these so that the loss of human life and property can be minimized। यानी कि जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी अवेयर हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जो कंसर्न है वो बढ़ रही है कि इन चीज़ों को, इन डिज़ास्टर को, इन डिस्ट्रक्शन को किस तरीके से कम किया जा सके, ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को जो है ख़त्म होने से या उसको डिस्ट्रक्ट होने से बचाया जा सके। फाइनली, सिग्निफिकेंट changes have taken place in the pattern of natural disasters over the years। और पिछले साल दर साल जो हम रिकॉर्ड्स देखते हैं तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनके पैटर्न्स में जो हैं वो भी चेंजेस होते जा रहे हैं। वो एक सिग्निफिकेंट पैटर्न पर नहीं चल रही है कि जैसा हमने प्रॉपर पैटर्न पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसका मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉलो कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बार जो है कुछ चेंज होता है तो जो हमारी प्लानिंग्स हैं वो सारी फेल भी हो जाती हैं। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते चले जा रहे हैं। ओके, अब अगर हम देखें मॉडर्न चेंजेस इन परसेप्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड हैजार्ड्स, यानी कि आज के समय में जो चेंजेस आ गए हैं, देयर हैज आल्सो बीन अ चेंज इन द perception of natural disasters and hazards. Previously, hazards and disasters were seen as two closely associated and interrelated phenomena, that is, area prone to natural hazards were more vulnerable to disaster। यानी कि पहले इन दोनों चीज़ों को हम जुड़ा हुआ ही मानते थे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग स्लाइड्स के अंदर ही हमने पढ़ा कि दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इतनी नॉलेज नहीं थी तो इन दोनों चीज़ों को हम जुड़ा हुआ ही समझते थे, एसोसिएटेड थी एक दूसरे से, हालांकि है भी। और इंटर रिलेटेड फिनोमिना पहला माना जाता था, यानी कि जहाँ पर नेचुरल हैजार्ड्स ज़्यादा आएंगी, द एरिया विच आर एरियाज प्रोन टू नेचुरल हैजार्ड्स, वहीं पर जो होगा डिजास्टर बहुत ज़्यादा होगी, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, आपदा ज़्यादा आएगी। हेंस पीपल अवॉइडेड intensification of their activities in such areas and that is how disasters were less damaging। तो इस तरीके से जो लोग थे जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं या नेचुरल हैजार्ड्स प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर जो अपनी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल कर लिया उन्होंने ताकि वहाँ पर डैमेज नहीं हो। ओके, टेक्नोलॉजिकल पावर हैज़ गिवन अ लार्ज कैपेसिटी टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो ह्यूमन बीइंग का जो इंटरवेंशन है नेचर के अंदर, यानी कि इसकी जो डिस्टर्बेंसेज है नेचर के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि नेचर को बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करने लग गया है ह्यूमन बीइंग। कंसिक्वेंटली नाउ ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटीज इन टू डिजास्टर प्रोन एरियाज, इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इन डिज़ास्टर को जो है सुभेद्य बना रही हैं, वल्नरेबल बना रही हैं। जो भी प्रोन एरियाज़ हैं यानी कि जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं वहीं पर ये और ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब यहीं पर हम जो पढ़ेंगे जो योकोहामा स्ट्रैटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड, यानी कि जैसे जैसे लोगों ने समझा कि जो डिज़ास्टर्स उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं इन प्रोन एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए, तो इन सब
को चलते हुए जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं और जो अन्य देश हैं, उन्होंने जो नेचुरल हैजार्ड्स को कम करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जो हम देखते हैं विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994, देखिए 23 टू 24 मई 1994 को जो है ये एक मीटिंग बुलाई गई योकोहामा नगर के अंदर, ठीक है। और इस बैठक में ये डिस्कशन किया गया कि पिछले कुछ सालों में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण जो ह्यूमन लाइफ है और जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए वल्नरेबल हो गया है, सुभेद्य हो गया है। और ये भी चीज़ें एक्सेप्ट की गई कि ये जो आपदाएं हैं जो विशेषतः विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इन डिज़ास्टर्स को, इन हैज़ार्ड्स को सहन करने में या इनको कंट्रोल करने में एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए इस मीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर जो रणनीति अपनाई गई, जिसको योकोहामा रणनीति के नाम से जाना जाता है, कि किस तरीके से जो मिटिगेशन है यानी कि जो नेचुरल हैजार्ड्स को कम करने के लिए जो मिटिगेट स्ट्रेटजीज हैं वो अपनाया जा सके और इन लॉसेस को कम किया जा सके, ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि योकोहामा के अंदर जो है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए मीटिंग बुलाई गई 23 टू 27 में 1994 के अंदर। और ये कहा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, इनसे अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं है कि वो इनको कोप अप इनके साथ कर सकें। तो जो ये हमारी प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक है, इसको कहा गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड द डेकेड 1990-2000 एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर द नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन IDNDR। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक इसे कहा गया। और इस बैठक के अंदर जो रिजोल्यूशन लिए गए यानी कि जो भी प्रस्ताव पारित किए गए वो क्या थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इट विल नोट दैट ईच कंट्री has the sovereign responsibility to protect its citizen from natural disasters, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होंगी वह उनसे अपने जो पॉपुलेशन है, अपनी पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की होगी, है ना। तो विकासशील देश जो है विशेष रूप से जो सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूबद्ध देश हैं और जो छोटे द्वीपे विकासशील देश हैं उनकी और ज्यादा ध्यान देने की बात जो भी है वो यहाँ पर की गई। अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली द लीस्ट डेवलप्ड, लैंडलॉक्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स, यानी कि इन पर ज्यादा ध्यान देने का बात यहाँ पर किया गया। और जहां भी ठीक समझा जाए वहां आपदा से बचाव, उनसे निवारण, उनकी तैयारी, उनके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर जो क्षमता और सामर्थ्य का विकास करना, और इस कार्य में जो स्वैच्छिक संगठन है, वॉलंटियरली जो संगठन आ जाते हैं आगे, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी अवेयर किया जाए ताकि वो भी इसमें मदद कर सकें, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड दी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात की गई। और साथ ही जो उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा और मजबूती देने की बात की गई जिनसे प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं को रोका जा सके, उनको कम किया जा सके और उनको दूर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, it will promote us to and strengthen sub-regional, regional and international cooperation in activities to prevent, reduce and mitigate the natural and other disaster with particular emphasis on human and institutional capacity building and strengthening। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए, जिन चीज़ों पर विशेष बल दिया गया वो क्या थे, देखिए पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा, मानव और संस्थागत क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण। दूसरा, तकनीकी की भागीदारी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट किए जाए, उनका वितरण किया जाए, उनका प्रॉपर यूज़ किया जाए। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको संग्रह कर उनको प्रॉपर जो है जगह पर उनको पहुंचाया जाए, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में भी जो कोरोना कोविड-19 की वजह से जो हमारे आपदा कानून लागू हुआ है कि कानून बनाए जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। जो पूरा सरकार है, देश है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने जो नागरिकों को उस आपदा से बचाए। हालांकि
इस समय में हमारी सरकार कितनी कामयाब है, या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या सहयोग रहा है, या लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या सहयोग रहा है, वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं। वो जो है डिबेट का एक अलग मुद्दा रहता है, तो हम उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ते, उसके बारे में हम कभी फिर और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिजास्टर। अब हम बात करते हैं कुछ जो डिजास्टर्स अब तक की, जो 1948 से अब तक की जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे 1948 के अंदर, हालांकि ये आपकी बुक के अंदर पूरी लिस्ट दी गई है, तो इसमें से कुछ जो है मैं पढ़ देती हूँ। जैसे सोवियत संघ, जिसे रूस कहा जाता है, यहाँ पर भूकंप आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से 1949 के अंदर चाइना के अंदर जो है वो फ्लड, बाढ़ की कंडीशन हो गई थी। इसी तरीके से फिर से 1954 में 1954 में चाइना के अंदर बाढ़ की स्थिति हो गई थी। 1965, जिसे पहले उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश है, यहाँ पे जो साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की प्रॉब्लम हुई थी। और 1971 में हम देखते हैं भारत में इसी तरीके से चक्रवात यानी कि साइक्लोन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो 1976 में चाइना के अंदर भूकंप आया, 1990 के अंदर ईरान के अंदर भूकंप आया। 2004 की हम बात करें तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, इन सब में हमने देखा जो सुनामी, हम बार बार पढ़ते रहे हैं अपने अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, सुनामी को हमने फेस किया। 2005 की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के अंदर फिर से भूकंप आया। और 2011 जो हमने देखा था जापान के अंदर फिर से जो थी सुनामी की जो प्रॉब्लम हमने देखी थी। इसके बाद भी ये हमारे पास हमारी बुक के अंदर 2011 तक के डेटाज हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं अब तक हो चुकी हैं, 2019 हमारा चल रहा है। तो चलिए, ये कुछ घटनाएं थी, ये आपकी बुक में टेबल दी हुई है, आप इसके गो थ्रू हो जाइएगा एक बार। अब हम डिजास्टर्स की जो बात कर रहे हैं, किसके टाइप से, दो तरह की हमने पढ़ी है, नेचुरल और मैनमेड। तो जो नेचुरल हैं जैसे अर्थक्वेक्स हैं, है ना, जिसे हम भूकंप कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जिसे ज्वालामुखी कहते हैं, लैंडस्लाइड्स जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो गई जिसे हम वनाग्नि कह देते हैं, है ना, वनों में जो आग लग जाती है, फ्लड्स है, बाढ़, सुनामीज है, डिजीज़ है, यानी कि तरह तरह की जो बीमारियां इन सभी चीज़ों के कारण जो फैल जाती हैं। इसी तरीके से मैन मेड की अगर हम बात करें, यानी कि मानवीय जो हम क्रियाकलापों की बात करें तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, क्योंकि जब डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, HIV एड्स का जो स्प्रेडिंग होती है, माइनिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूक्लियर मटेरियल की जो लीकेज हो जाती है। तो ये सब जो है ये क्या है, जो हम कहेंगे मानवीय क्रियाकलापों के कारण ओरिजिनेट होने वाले डिजास्टर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गई हमारी नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर से। देखिए इमेजेस के थ्रू आपको नजर आएगा कि अलग अलग इमेजेस हमने देखी हैं, वोल्केनोज हैं, साइक्लोन्स हैं, वनाग्नि हो गई, टोर्नेडोज हो गए, साइक्लोन्स हो गए, फ्लड हो गई। तो ये सब जो हैं अलग अलग हमारी डिजास्टर्स हो गई। अब हम इंडिया के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स और हैजार्ड्स की बात करें कि भारत के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आ रही हैं, रीजंस फॉर मोर डिजास्टर्स इन इंडिया। तो देख लेते हैं, चलिए। जो भारत है हमारा, इंडिया इज वास्ट and diverse in terms of its physical and socio-cultural एट्रीब्यूट्स। अगर हम भारत की बात करें तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है हमारा भारत। इट इज़ लार्जली ड्यू टू इट्स वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। अगर हम भौगोलिक आकार की बात करें तो बहुत बड़ा है, पर्यावरणीय दशाओं की हम बात करें तो वो भी अलग अलग हैं, कल्चरल प्लुरलिटीज़ की हम बात करें यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, बहुलताएं हैं, तो ये सारी जो विविधताएं हैं ये सब कारण बन जाती हैं हमारे भारत के अंदर ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका। और हम जानते हैं कि इन्हीं विविधताओं के कारण जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। Its vastness in terms of natural attributes combined with its prolonged colonial past, continuing various forms of social discriminations, यानी कि जो अगर हम पिछले समय की अगर बात करें यानी कि बहुत लंबे समय तक जो उपनिवेशन रहा और अब तक भी जो जारी रहा सामाजिक भेद मूलन जो है या बहुत अधिक पॉपुलेशन है, इन सब के कारण जो प्रकृति भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं भारत उनके लिए वल्नरेबल हो गया है, सुभेद्य ये हो गया है। इट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन विच हैव एनहांस्ड इट्स वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बढ़ गई हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आने के क्या कारण हैं, तो उनके साथ अब हम कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की, है ना। तो भूकंप कैसे ओरिजिनेट होता है,
पी वेव्स, एस वेव्स, है ना, ये सब आप जो हैं वो पढ़ चुके हैं। वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था और ये हमने देखा था कि किस तरीके से जहाँ से ओरिजिन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, फोकस, और बिल्कुल ऊपर अर्थ सरफेस पर जहाँ पर ये मिलता है उसे हम क्या कह देते हैं, एपिसेंटर कहते हैं ना। तो ये सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, ये वेव्स जो हैं ये कैसे जो है रेडिएट होती हैं, फैलती जाती हैं, और कैसे ये क्या हमारे इफ़ेक्ट को जो है हमारे सरफेस है और जो भी ह्यूमन लाइफ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। तो फॉर्मेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसकी अपनी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, और भारत में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, इन चीज़ों के बारे में अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अर्थक्वेक्स आर बाय फार द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनमें से जो अर्थक्वेक, जो भूकंप है, वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि बिल्कुल भी हम उसका आभास नहीं कर पाते हैं, कोई पूर्वानुमान हम नहीं लगा पाते हैं कि अब भूकंप आने वाला है तो चलिए हम तैयारी इसकी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हाईली डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसान ये कर देता है। अगर हम रीजंस की, कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के ही रीजंस हैं, नेचुरल भी हैं और ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम नेचुरल कॉजेज़ की बात करें तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं या लैंडस्लाइड्स हैं, ये सब इसके कारण है। वहीं अगर हम ह्यूमन बीइंग को रिस्पॉन्सिबल माने तो माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डैम जो बनाए जाते हैं, ये सब जो है वो इसके कारण हैं, किसके, जो हम बात कर रहे हैं भूकंप की, ठीक है। अब भारत में अगर हम देखें तो जो हमारी नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोरोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब जो फॉर्मेशन है इन्होंने क्या बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट बना है, और इन्होंने जो इंटेंसिव एनालिसिस किया है, जो स्टडी की है, रिपोर्ट्स इन्होंने अपनी तैयार की हैं, उसमें बताया है कि, और ये जो रिपोर्ट्स हैं, मोर देन 1200 earthquakes that have occurred in India in different years in the past, and based on these they divided India into the following 5 earthquake zones। यानी कि जितना भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जब इन्होंने पिछले जो हमारे भूकंप आए हैं अलग अलग एरियाज़ में, उनके आधार पर जो हमारे जोन इंडिया को है, कुछ 5 जोन्स में इन्होंने हम डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं ये? वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, और जो आ जाता है हमारा बिल्कुल ही जहाँ पर हम कह सकते हैं जो डैमेज नहीं हो सकती, ठीक है। अति अधिक हो गया, अधिक हो गया, है ना। मॉडरेट यानी कि मध्यम हो गया, निम्न हो गया, और फिफ्थ जो हम कहें वेरी लो, यहाँ पर एक हमारा फोर्थ जो हम इसको कह सकते हैं फिफ्थ, लो डैमेज जोन, ठीक है, लो डैमेज, और फिफ्थ हो गया हमारा वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, ठीक है। तो ये 5 जो जोन्स हैं अलग अलग जो हमारे हैं, जो लगभग 1200 जो भूकंप पिछले आए हैं हमारे देश में, और इन भूकंपों की स्टडी एनालिसिस के बेस पर ही जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहीं पर हम एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहेंगे। देखिए, जो भूवैज्ञानिक है इन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार ये क्या है, जो लातूर और ओस्मानाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, इसके नज़दीक जो भीमा नदी है, जिसे हम कृष्णा भी कहते हैं, भीमा नदी के साथ साथ एक जो भ्रंश रेखा है, लाइन है, वो डेवलप हुई है, और इसके साथ साथ जो ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो स्ट्रो हो रही है, और इसके विमुक्त यानी कि इस रिलीज जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी के कारण जो ये भूकंप जो है जनरेट हो रहा है। और इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो जो इंडियन प्लेट है वो लगभग टूट रही है, जिसकी वजह से जो है ये जो हमारी इंडियन प्लेट को जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि हर वर्ष ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में लगभग 1 सेंटीमीटर तक मूव करती रहती है, और उत्तर में अगर हम देखें जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए एक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर देती है, लेकिन इसी वजह से जो है ये प्लेट के जो किनारे हैं वो लॉक हो जाते हैं, और लॉक होने की वजह से जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली स्टोर होती रहती है, और जब बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है एनर्जी तो ये टेंशन बढ़ा देती है, और दोनों प्लेटों के बीच का जो लॉक है वो टूट जाता है, और जो रिलीज होगी एनर्जी उसी के कारण क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूकंप का जो रीजन हम कह सकते हैं। तो 5 जोन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखिए कि कौन कौन से हैं। देखिए, आउट ऑफ दिस द फर्स्ट 2 जोन्स हैड एक्सपीरियंस सम ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज वाला जोन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आ जाएगा, ये हाई डैमेज जोन, वेरी हाई। As shown in the figure, areas vulnerable to these earthquakes are the northeast states,
Areas to the north of Darbhanga and Araria along the Indo-Nepal border in Bihar, उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश जो धर्मशाला के आसपास का इलाका है, कश्मीर वैली, हिमालयन रीजन, कच्छ जो गुजरात का रीजन है, दीज आर इंक्लूडेड इन द वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर हम इस इमेज को जूम करके देखें तो ये जो इमेज है वो हमें नज़र आ जाएगी। इसमें अलग अलग जोन जो हैं वो हमें दिए गए हैं। ओके, ये देखिए, तो जोन 5 जोन हमें दिए गए हैं। ये लीस्ट एक्टिव फर्स्ट जोन जो हम लाइट कलर में हम देख रहे हैं, जो डार्क पर्पल कलर हमें नज़र आ रहा है ये आ गया लीस्ट टू मॉडरेट। जोन थर्ड जो ग्रीनिश कलर में है, मेहंदी कलर है, जो हमें नज़र आ रहा है मॉडरेट। इसके बाद ब्लू शेड में हमें नज़र आ रहा है ये हाई है। और जो रेड जोन है ये क्या है, हाईएस्ट जोन्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ जब हम देख रहे हैं, देखिए रेड कलर हमें नज़र आ रहा है जो हमारे हाईएस्ट डैमेज जोन्स के अंदर जो हमारा इंक्लूड हो जाता है ना। तो ये देखिए, ये हमें नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर का जो जोन हमने कहा। इसके बाद जो हमने पढ़ा इधर ये हिमाचल का, उत्तराखंड का है ना, ये कुछ हमें बिहार का जोन नज़र आ रहा है। ईस्टर्न स्टेट्स हमने पढ़ ली हैं और कुछ जो हमने गुजरात का रीजन पढ़ा है ना। तो ये सारे क्या आ गए हमारे हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर। Similarly, the remaining parts of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, northern parts of Punjab, eastern parts of Haryana, Delhi, western Uttar Pradesh and northern Bihar fall under the high damage risk zone. Remaining parts of the country fall under moderate to very low moderate risk zone, and most of the areas that can be considered safe are from the stable landmass covered under the Deccan Plateau. तो ये वाले जो जोन हैं ये हमारे क्या है, सेफर प्लेस हम कह सकते हैं अर्थक्वेक से। ठीक है, तो इस मैप के थ्रू ये जो जोन है बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं। तो स्टेट वाइज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से जो जोन है वो हाई रिस्क जोन है, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से लिस्ट रिस्क जोन है। ओके, अब हम कंसिक्वेंसेस की बात करें, यानी कि अर्थक्वेक के कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। द आइडिया ऑफ एन अर्थक्वेक इज ऑफन एसोसिएटेड विद फियर एंड हॉरर due to the scale, magnitude and suddenness at which it spreads disaster on the surface of the earth without discrimination. It becomes a calamity when it strikes the areas of high density of population. It not only damages and destroys the settlements, infrastructure, transports, communication network, industries and other development activities, but also robs the population of their material and socio-cultural gains and they have preserved over generations. It renders them homeless, which puts an extra pressure and stress particularly on the weak economy of the developing countries. यानी कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, हम जानते हैं जो इसके सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम हैं बहुत ही विनाशकारी परिणाम हैं। चाहे हम बस्तियों की बात करें, बुनियादी ढांचे की बात करें, परिवहन है, संचार व्यवस्था है, उद्योग है, जितने भी विकासशील क्रियाएं हैं, उन सब के साथ साथ लोगों को जो पीढ़ियों से उन्होंने अपनी जमा पूंजी है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है, इन सब को जो है ये नष्ट कर देता है। और इससे का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है जो विकासशील देश हैं, जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था जहाँ पर है, उन सब पर जो है इसका असर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। मिटिगेशन की हम बात करें कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। मिटिगेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं न्यूनीकरण, आप इसे कैसे रोक सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं हम इसे, है ना। तो कैसे कम कर सकते हैं भाई, हमने देखा जो दूसरी आपदाओं की तुलना में जो भूकंप है बहुत ज़्यादा विनाशकारी है और सडन है। कोई हम इसका पहले से कोई हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि कहाँ आने वाला है, ताकि हम उसका कोई बचाव के उपाय हम कर लें। तो हम कैसे इसको कम करें, कैसे हम इससे निपट सकते हैं, कैसे हम इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो उसके तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो मॉनिटरिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएं, है ना। मॉनिटरिंग सेंटर्स यानी कि नियंत्रण केंद्रों की, जिससे जो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं उन तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकें। जीपीएस जो हम बात करते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जो है हम उसको डेवलप करें, ताकि जो हमारी प्लेट्स के अंदर मूवमेंट जो हो रही है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं उनकी वल्नरेबिलिटी यानी कि जो सुभेद्यता है उसको हम मैप के थ्रू जो है हम जांचें, उसको मेंटेन करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो रिस्क जोन्स हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले मैप के अंदर पढ़ा, और वहाँ के लोगों को हम अवेयर करें। और जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इस डिज़ास्टर के, उसके लिए लोगों को अवेयर करें, उससे निपटने के हम तरीके बताएं, शिक्षित करें लोगों को। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो घरों के प्रकार हैं, डिज़ाइंस जो हैं उनको हम इस तरीके से डेवलप करें
कि जो अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हो सके, यानी कि हम मॉडिफाई कर सकें हाउस टाइप को, बिल्डिंग डिज़ाइंस को, और साथ ही साथ वहाँ पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको हम रोकें। ठीक है। Finally, making it mandatory to adopt earthquake resistant design and use a light material in major construction activities in the vulnerable areas। तो जो सुभेद्य इलाके हैं जहाँ पर जो है हमें earthquake की संभावनाएं ज़्यादा हैं, वहाँ पे भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनानी ज़रूरी हैं, और जो सामग्री हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो लाइट वेट हो ताकि नुकसान कम से कम हो सके। तो ये तरीके हैं कि कैसे हम मिटिगेशन कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी हम जानते हैं क्या होती है। देखिए, जब भूकंप और ज्वालामुखी से जो महासागरीय धरातल जो है उसमें अचानक हलचल पैदा होती है ना, और जो महासागरीय जल है वो अचानक से डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट लंबाई में, ऊंचाई में हम कहें ना, लंबाई में, ऊंचाई में जो है बहुत ऊंची ऊंची लहरें, तरंगे बन जाती हैं, जिसे को हम क्या कह देते हैं, सुनामी या बंदरगाह लहरें भी इन्हें कहते हैं, या भूकंपीय समुद्री लहरें भी इन्हें कह देते हैं। अगर शुरू में हम देखें तो ये सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग होती है, लेकिन धीरे 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 जो होती है एक चेन बन जाती है, और ये जो चेन है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस दैट कॉजेज द सी फ्लोर टू मूव एब्रप्टली रिजल्टिंग इन सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर इन फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स इज कॉल्ड सुनामीज या हार्बर वेव्स और सिस्मिक सी वेव्स। ठीक है। नॉर्मली दिस वेव्स कॉज ओनली वन इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेव, बट आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंस अ सीरीज ऑफ आफ्टर वेव्स आर क्रिएटेड इन द वाटर दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई क्रेस्ट एंड लो ट्रफ। इस तरीके से जो एक चेन बन जाती है, और ये चेन क्या करती है, वाटर लेवल को डिस्टर्ब कर देती है, उसके ऑर्डर को। ओके। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, द स्पीड ऑफ वेव इन द ओशन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर। जितना गहरा पानी होगा उसकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग ही होगी, यानी कि जो उथला समुद्र है, यानी कि जो कम गहरा है, वहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। इट इज़ मोर इन द शैलो वाटर दैन इन द ओशन डीप, क्योंकि गहराई में पानी होगा तो जो क्रस्ट एंड ट्रफ्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गहराई में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन कम गहरा पानी होने के कारण वो जो वेव है वो उतनी ही ऊंचाई पर जाएगी, वेवलेंथ क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हम जानते हैं, ये जो हमने वेव को पढ़ाई है ना, ये सब चीज़ें हम साइंस की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये क्रेस्ट होता है और नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। तो जो गहरा पानी होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, जो उथला पानी होगा, कम गहरा पानी होगा, वहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है सुनामी का वो ओशन के अंदर जो गहराई वाले जो इलाके हैं, बीच का जो इलाका है वहाँ पे कम होगा, बल्कि जो किनारे वाला इलाका है, जो कोस्टल रीजन्स है, वहाँ पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सुनामी हैज़ वेरी लॉन्ग वेव लेंथ एंड लिमिटेड वेव हाइट ओवर डीप वाटर। As opposed to this, when a tsunami enters shallow water, its wavelength gets reduced and the period remains unchanged, which increase the wave height। जो हम इस wavelength की बात कर रहे हैं ना, तो जो इफेक्ट है सारा, जो खेल है सारा इसी का है। कैसे है, देखिए क्या होता है, जो गहरा समुद्र है, गहरे समुद्र में जो सुनामी की लहरें होती हैं उनकी लंबाई अधिक हो जाती है, लेंथ ज़्यादा हो जाती है ना, और ऊंचाई कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो है जो ऊंचाई होगी सुनामी की लहरों की वो बहुत कम होगी, तो ज़्यादा नुकसान भी वो नहीं पहुँचा पाएगी। लेकिन वहीं जो कम गहरा पानी है, जब वहाँ ये सुनामी एंटर करती है तो तरंग की लंबाई जो है वो तो कम हो जाती है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड है वेव का, ये जो हम कह रहे हैं इसको ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो उतना ही रहता है। जब टाइम उतना ही है, लेंथ कम हो गई है, तो क्या होगा, उस टाइम को कवर करने के लिए वेव ऊंची ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और जब हाइट ज़्यादा हो जाएगी, अब कई बार हम देखें तो 15 मीटर, इससे भी ज़्यादा ऊंचाई हो जाती है। तो इतनी ऊंचाई जब वो गेन कर लेगी तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है ना। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो मेनली ये जो है जो प्रशांत महासागर तट है, जहाँ पे अलास्का, जापान, फिलिपाइन, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, भारत, ये जो इलाके हैं इनको जो इफेक्ट करते हैं। जो रीजन्स अगर हम देख रहे हैं तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इस मैप के थ्रू। फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर पर्टिकुलर अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का, जापान, फिलीपींस,
जो साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, इन सब जोन को, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना ये सारे जोन्स, यहाँ इन सब को इफ़ेक्ट करते हुए ये जाती हैं। और इंडिया का जो हम देख रहे हैं ये जो जोन हमें नज़र आ रहा है इस सारे को ये इफ़ेक्ट कर रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये सारा जोन जो है इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रीजन्स अफेक्टेड बाय सुनामी। इफ़ेक्ट्स हम देख लें तो इफ़ेक्ट्स भी क्या है, डिवास्टेटिंग है। तो कोस्टल एरिया में हमने देखा इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। तो जो वाटर फ्लो है वो ज़मीन पर जब आता है तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है, स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सेटलमेंट्स जो भी होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है, पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको सब कुछ मतलब तहस नहस कर देता है। आप जानते हैं इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। मिटिगेशन फिर से हम कहें कि इसको रोक कैसे सकते हैं, इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट और गवर्नमेंट टू मिटिगेट द डैमेज। अब जो सुनामी है, जब हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल स्टेट या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सुनामीज आ रही हैं वो महासागरों में आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है ये। तो जो एफर्ट्स भी किए जाने चाहिए वो कंबाइन होने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के एफर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, जो केस ऑफ द सुनामी दैट अकर्ड ऑन द 26 December 2004 in which more than people lost their lives, India has volunteered to join the international tsunami warning system after December 2004 tsunami disaster। तो हम देखें भाई ये जो है अगर हम देखें मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को हमने सुनामी, जैसा भी मैंने पढ़ा बार बार पढ़ी है, 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। और सुनामी आपदा के बाद जो भारत है उसने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला भारत ने लिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है एफर्ट्स यहाँ पर होने चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जब हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। साइक्लोन्स हमने पढ़ा है जब हमने देखा है कि प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो प्रेशर जो अलग अलग जोन्स बन जाते हैं, कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र, हम इन्हें उष्णकटिबंधों को चक्रवातों को हम कह सकते हैं, जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, उनके बीच में हमें ये मिलते हैं। और आमतौर पर अगर हम देखें तो 500 से 1000 किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए होते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में है, और 500 to 1000 किलोमीटर, और वर्टिकली अगर हम देखें तो 12 से 14 किलोमीटर तक ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन भी इन्हें कहा जाता है, इज लाइक अ हीट इंजन दैट इज एनर्जाइज्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर दैट द विंड गैदर्स आफ्टर मूविंग ओवर द ओशंस एंड सीज। अब हम 9th क्लास में बड़े अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि कैसे लैंड और वाटर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण प्रेशर वेरिएशन आते हैं, और प्रेशर वेरिएशन के कारण जो हवाएं हैं वो चलती हैं। गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाकर वो ठंडी होती है, कंडेंस होती है। पहले इवापोरेशन ने पढ़ा, यहाँ से इवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगी, ऊपर कंडेंसेशन होगा, वापस नीचे आएगी। तो ये जो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहीं पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और इसी की वजह से जो है साइक्लोन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन फॉर द इमरजेंस ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सब हम पढ़ चुके हैं। कॉरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ें मैं आपको दोबारा से रिपीट एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्विक रीडिंग हम इसकी ले लेते हैं। देखिए, कंटिन्यूस और प्रॉपर अमाउंट में जो मॉइस्ट और वार्म एयर होती है, जब वो रिलीज होती है, लेटेंट हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से जो है वो बन जाते हैं, जैसा भी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम देखें जो कॉरियोलिस फोर्स है, कॉरियोलिस फोर्स जो केंद्र के निम्न वायुदाब को भरने नहीं दे, भूमध्य रेखा के आसपास जो 0 डिग्री से 5 डिग्री कॉरियोलिस फोर्स हम जानते हैं कम होता है, यहाँ पर ये चक्रवात जो हैं वो नहीं बनते हैं, बाकी के एरियाज़ में ये बन जाते हैं। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो अस्थिरता है, जो लोकल लेवल पर लो एयर प्रेशर जोन्स बन जाते हैं, इन्हीं के चारों तरफ जो है वो चक्रवात बन जाते हैं। इसी के तरह से हम देखें जो मजबूत ऊर्ध्वाधर वेजेस नहीं होते हैं, उनकी वजह से जो नम और लेटेंट हीट है वो ऊर्ध्वाधर बहाव को रोक देती है ना। ये देखिए लिखा, फाइनली एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब्स द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लेटेंट हीट, है ना। तो इन सब की वजह से क्या हो रही, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं और कहाँ कहाँ नहीं बनते हैं, ये हम समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है।
ये हमें पता है कि किस तरीके से आप देखेंगे कुछ इस तरीके का फनल शेप जब वो जोन बन जाता है, सेंटर होता है जिसे हम आई कहते हैं ना, तो ये प्रेशर जोन जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट, हम इन्हें कहते हैं, है ना, लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि उच्च वायुदाब प्रवणता, जहां पर उस वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली अ वार्म एंड लो प्रेशर क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म। जनरली द आइसोबार्स आर क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स, है ना, जो वायुदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं हमने पढ़ी हैं, तो वो हमने देखा है कि जो उच्च वायुदाब वाली रेखाएं हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली इट वेरीज बिटवीन 14 to 17 MB per 100 kilometer millibar per kilometer, but sometimes it can be as high as 60 to 100. Expansion of the wind belt is about 10 to 150 kilometer from the center. 60 मिलीबार से 100 किलोमीटर तक, पर 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। और अगर हम केंद्र से देखें तो ये जो पवन पट्टी जिसे आप कहते हैं विंड बेल्ट, इसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो 10 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है। तो इसका इफेक्ट कितना होगा ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं क्या? चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो साइक्लोन्स है वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो ये देखिए इस मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें समय अनुसार जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो चलती रहती हैं। तो इस मैप को जब आप जूम करके देखेंगे तो टाइम टू टाइम जो है कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये ज़्यादा हो रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम भारत जानते हैं क्या है, पेनिनसुलर है, और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सब की लोकेशन हमें पता है। तो जो चक्रवात होंगे वो इन्हीं दो एरियाज़ में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो मॉनसून सीजन होगा वहां पर चक्रवात जो होंगे वो 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के होंगे। ठीक है, 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होंगे। और वहीं बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात हैं वो लगभग अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं, और यहाँ ये 16 से 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और अगर हम देखें 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं ना। और जुलाई में अगर हम देखें तो ये सुंदरबन डेल्टा के करीब 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वेस्ट ऑफ द 90 डिग्री नियर द सुंदरबन डेल्टा। तो ये सब जो है ये आपको दिखाई गई है सिचुएशन, है ना, कहाँ कहाँ किस किस टाइम के अंदर, जुलाई में कहाँ होते हैं, अक्टूबर नवंबर में कहाँ होते हैं, तो मॉनसून जो सीज़न है हमारा वो कहाँ होते हैं। तो ये सब आप मैप के थ्रू बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंसेस भी हम जानते हैं क्या है, ये डिवास्टेटिंग है, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें पहुंचाते हैं, है ना। और चक्रवातों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो हम जानते हैं उष्ण और आर्द्र, यानी कि वार्म और जो मॉइस्ट वायु है उससे जो लेटेंट हीट यानी कि जो गुप्त ऊष्मा निकलती है वही इसका सोर्स है। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो चक्रवात का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, है ना। तो भारत में जो चक्रवात हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इनका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है। कोस्टल एरियाज़ में अगर हम देखें तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम बात कर रहे हैं तो 180 किलोमीटर पर आवर की गति से ये टकराते हैं। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी है इससे ये स्ट्राइक करते हैं कोस्टल एरिया में, और इससे तूफानी क्षेत्र के समुद्र तल भी जो असाधारण रूप से वो बहुत ऊपर उठा जाता है, जिसे हम स्टॉर्म सर्ज यानी कि तूफान मोहर, आप हिंदी में इसे लिखा हुआ है स्टॉर्म सर्ज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र की बस्तियां, खेत, पानी, ये सब हम समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है, कितना विनाशकारी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉर्म सर्ज हमने पढ़ लिया यहाँ पर, क्लियर। तो ये इसके कंसिक्वेंसेस हो गए, इसके परिणाम हो गए, जानते हैं क्या होगा, इसका नुकसान ही होगा। सी वाटर है वो कोस्ट के अलॉन्ग आ जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, जो हैवी डाउनपोर है, इनंडेशन हो जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स का, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो सब डैमेज हो जाते हैं, यानी कि ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। इसका कोई फ़ायदा तो हम क्या बताएं, है ना, नुकसान ही नुकसान है। फ्लड्स, बाढ़, फ्लड्स हम देखते हैं कब आती हैं, मेनली जो मॉनसून रीजन, वर्षा ऋतु की जब हम बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, रिवर चैनल जो है स्ट्रीम फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन एरियाज़ में हम कहेंगे फ्लड अकर होती है ना। फ्लड अकर कॉमनली व्हेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सीड्स the carrying capacity if the river channel and streams and flows into the neighboring low lying flood plains। causes क्या हैं, कारण हम जानते हैं, सडन या हैवी रेनफॉल हो जाए, जो स्नो और आइस है, ग्लेशियर्स की हम बात करें वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो,
स्टॉर्म सर्ज, जैसा भी हमने पिछली स्लाइड में ही अपनों ने पढ़ा कोस्टल एरियाज़ के अंदर। रिडक्शन इन इनफिल्ट्रेशन रेट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है ओवर ग्रेजिंग के कारण वो रिड्यूस हो रहा है। डिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डिस्टर्बेंसेस अलोंग द नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स, जो हमारे नेचुरल पाथ है नदियों का, जब हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इन वाटर ड्यू टू हायर रेट ऑफ सॉइल इरोजन के कारण जो बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है पानी जो है उनके साथ आ जाता है और वो एक जगह रुक जाएगा, पानी का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एनक्रोचमेंट ऑफ रिवर्स बाय दी सेटलमेंट, तो ये सब जो कारण हैं ये हैं बाढ़ के कारण। अलग अलग कारण जो हैं हमने देख लिए हैं कि किस तरीके से जो है बाढ़ क्यों आती है, क्या क्या कारण है ना। तो देखिए जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ कोई नई चीज़ नहीं है, आप बार बार पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। एक रीडिंग आपको लेनी है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा। रीजंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है फ्लड जोन्स में अलग अलग हम बांटते हैं, ठीक है। जो वही हम पढ़ेंगे, अति अधिक क्षति वाले क्षेत्र, कम क्षति वाले क्षेत्र, मध्यम क्षति वाले क्षेत्र, ठीक है। तो फ्लड्स इन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज particularly in China, India and Bangladesh are frequent and equally disastrous, अगर हम देशों की बात करें तो। और भारत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। तो ये कौन कौन से, देखिए असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये कौन से हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए जो रेड जोन है हमारा, ये सारा क्या है, हाई फ्लड प्रोन है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो वल्नरेबल टू ओकेजनल फ्लड्स। कहीं कहीं हम देख रहे हैं पंजाब और जो हमारा नदर्न स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी जो है फ्लड्स आ सकती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब आर ऑल्सो गेटिंग इनंडेटेड इन रिसेंट डेकेड्स ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं राजस्थान में भी बाढ़ आ सकती है ना, लेकिन जी हाँ बिल्कुल आ सकती है। जो हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, हमने अपनी टोपोग्राफी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है, लैंड टोपोग्राफी को, जो नेचर है इतना इम्बैलेंस कर दिया है, इकोसिस्टम को इतना बिगाड़ दिया है, तो नेचर भी अपना रूप कहीं ना कहीं तो दिखाएगी, है ना। तमिलनाडु एक्सपीरियंसेस फ्लडिंग ड्यूरिंग नवंबर टू जनवरी ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, है ना। ये हमने पढ़ा है, जो तमिलनाडु है विंटर्स में यहाँ पर रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग मानसून के समय, तो उसी समय यहाँ पर फ्लड जो है आकर होती हैं, ठीक है। तो ये मैप आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जो एरिया वाइज आपको दिखा दी गई हैं। कंसिक्वेंसेज एंड कंट्रोल, परिणामों की अगर हम बात करें तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरियाज़ हैं। हमने असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल एरियाज़ हैं उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, नदर्न गुजरात, हरियाणा, ये सब क्या हैं, इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो अफेक्ट द नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फ्लड से क्या होगा, इकोनॉमी इफेक्ट होगी, सोसाइटी इफेक्ट होगी। वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं वो हर साल फसलें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं, वॉश डाउन अलॉन्ग विद देयर कैटल इन द फ्लड्स। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, जब बाढ़ आती है महामारी फैल जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं। द ओनली पॉजिटिव कंसिक्वेंस ऑफ फ्लडिंग इज डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्रीकल्चर फील्ड विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स एवरी ईयर। माजोली, असम की हम बात करें तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड पैडी क्रॉप आफ्टर द एनुअल फ्लड इन ब्रह्मपुत्रा। तो ये सब भी हम पढ़ चुके हैं कि एकमात्र जो इसका फ़ायदा हम कह सकते हैं, फ्लड का नुकसान ही नुकसान है, बस फ़ायदा क्या है कि इसके साथ जो सॉइल आते हैं वो डिपॉजिट होती चली जाती है और वो क्या करती है, हमारी फसलों के लिए बहुत क्या होती है, लाभदायक होती है। लेकिन इतने नुकसान के बाद अगर हमें फ़ायदा मिले तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदा कोई फ़ायदे का नहीं है ना। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, यहीं पर हम माजुली की बात करें, आसाम के अंदर ये जो है लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड बना हुआ है वर्ल्ड का। यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लास के जो वीडियोस हमने पढ़े थे वहाँ पर हमने पढ़ा था माजुली से पहले जो है
सबसे जो रिवलाइन आइलैंड था वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वो कौन सा था? यहाँ आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वीडियोस में। आप सिर्फ वेरी गुड मैम, नाइस वीडियो, ये सब लिख करके आप दे तो देते हैं, लेकिन उनसे मज़ा नहीं है बात उसमें, जब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो चीज़ें आप याद रखें। तो आप कमेंट करके आप मुझे बताएं कि वो कौन सा द्वीप था इससे पहले वाला, ठीक है। तो चलिए, फ्लड को कंट्रोल करने के मेथड्स क्या हैं? फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट्स इन फ्लड प्रोन एरियाज़, जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर तटबंध बनाए जाएं। एम्बैंकमेंट्स मतलब कि आप हिंदी में मैं आपके लिए लिख देती हूँ, तटबंध, ठीक है। तटबंध बनाए जाएं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण यानी कि अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दें। जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रोकें। जो फ्लड क्रिएटिंग जो है फ्लड प्रोन एरियाज़ है वहाँ पर हम रिमूवल ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट फ्रॉम द रिवर चैनल्स, यानी कि जो बाढ़ के मैदानों में जो जनसंख्या का जमाव हो जाता है उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना। डीपॉपुलेटिंग द फ्लड प्लेन्स इन द रीजन्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स, जहाँ पर जो आकस्मिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या जो भी एरियाज़ हैं उनको हम अवेयर करें वहाँ पर लोगों को। इसके साथ साथ जो सूचना केंद्र हैं वो बनाए जाएं, तो ताकि साथ के साथ जो है हमें सूचनाएं मिलती रहें। जैसे साइक्लोन सेंटर्स की हमने अभी बात की थी, ताकि कोस्टल एरियाज़ विच आर हिट बाय अ स्टॉर्म सर्ज, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं कंट्रोल कर सकती हैं। ये सारी क्या है, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं कि किस तरीके से फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रॉट्स यानी कि सूखा कैसी स्थिति होगी? जब लंबे समय तक बहुत कम बारिश होगी, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा जलाशयों में और भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो जिससे ग्राउंड वाटर कम हो जाए, तो ये सारी जो सिचुएशन होंगी वो क्या हो करेंगी, पानी की कमी ला देंगी, है ना। तो पानी की कमी होने को ही हम क्या कह देते हैं, सूखा कह देते हैं, ड्रॉट कह देते हैं। The term drought is applied to an extended period when there is a shortage of water availability due to inadequate precipitation, excessive rate of evaporation and overutilization of water, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम देखें, drought is a complex phenomena as it involves elements of meteorology like precipitation, evaporation, evapotranspiration, groundwater, soil moisture, storage of water, surface runoff, agriculture practices, particularly the type of crop grown, socio-economic practices, ecological condition। यानी कि सूखा जो है, हम सिर्फ सूखा नहीं कह सकते भी सूखा हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसा भी हमने पढ़ा कि हम ग्राउंड वाटर को कितना यूज़ कर रहे हैं, सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, पानी की स्टोरेज कितनी है, सरफेस वाटर कितना रन ऑफ हो रहा है, उसका जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टाइप अगर हम पढ़ें, देखिए सूखे के भी प्रकार है ना, हो सकते हैं, बिल्कुल सूखे के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीटियोलॉजिकल ड्रॉट, यानी कि मौसम विज्ञान संबंधी। मीटियोलॉजी हम जानते हैं मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ पर लंबे समय तक रेनफॉल नहीं हो, जितनी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड रेनफॉल जो है वो नहीं हो, और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण जो है वो भी डिस्टर्ब होगा, है ना। यानी कि जो रेनफॉल है इनएडिक्वेट हो, इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस, यानी कि जो हो रही है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी कि कृषि सूखा। कृषि सूखा क्या होगा, जिसे हम भूमि आर्द्रता सूखा यानी कि सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी हम कह सकते हैं। जब मिट्टी सूख जाए ना, करेक्टराइज बाय लो सॉइल मॉइस्चर, जब मिट्टी के अंदर नमी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फसलें मुरझा जाए, और जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोया गया जो एरिया उसमें सिंचाई होती है, उन्हें भी हम सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसके बाद हम देखें हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी कि जल विज्ञान संबंधी सूखा। तो ये स्थिति जब तब पैदा होती है जब अलग अलग जो जल संग्रहण हैं, जलाशय हैं जैसे, और झीलें हैं, इन सब का जो लेवल है वो गिर जाए, वो सब लेवल उनका नीचे चला जाए। जितने भी एक्वेफायर्स हैं, लेक्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, इन सब में पानी का लेवल नीचे चला जाए। व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश, ओके।
अब इकोलॉजिकल ड्रॉट भी होती है, देखिए पारिस्थितिकी सूखा, यानी कि जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, है ना, फेल्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डैमेजेस आर इंड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम, यानी कि इसके रिजल्टेंट क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में डिस्टर्बेंस हो जाती है और एक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इकोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये हमारे अलग अलग टाइप हो गए हैं ड्रॉट्स के। अब हम ड्रॉट प्रोन एरियाज अगर हम देखें तो हम फिर से अलग अलग जोन्स में बांटते हैं। एक्सट्रीम ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज हैं, सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, मॉडरेट ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, है ना, तो ये अलग अलग जोन्स हैं हमारे। तो ये देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, पर्टिकुलरली एरियाज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, that is Marusthali and Kutch regions of Gujarat falls in this category. Included here are also the districts like Jaisalmer, Bardmer, इंडियन डेजर्ट, जो एरिया है जहाँ पर 90 mm से भी कम रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल इससे भी कम होगा, तो वो जोन हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम। ये जो हमें डार्क जोन हमें नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये जो सारा जोन है ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम जोन, ठीक है। सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, मोस्ट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, नदर्न पार्ट्स ऑफ इंटीरियर तमिलनाडु, सदर्न पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड इंटीरियर उड़ीसा, ये सब जो आएंगे ये हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है हमारा सारा, ठीक है, ये वाला, ओके, जो लाइट ग्रे शेड है, क्लियर, ये हो गया हमारा। अब मॉडरेट, जो ये हमारा बाकी का जो जोन बच गया है ना, ये लाइट, बिल्कुल लाइट शेड जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मॉडरेट। तो नदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये हमें नज़र आ रहा है, नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, साउथ डिस्ट्रिक्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेप्ट कोंकण, यानी कि कोंकण इसमें इंक्लूड नहीं करना आपको, झारखंड, कोयम्बटूर प्लेट्यू ऑफ तमिलनाडु, इंटीरियर कर्नाटका, ये सब जो है इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। और बाकी जो भी सारा बच गया, ये जो वाइट वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये सब किस में आ जाएगा, फ्री और लेस प्रोन टू दी ड्रॉट, ठीक है। बाकी आप इस मैप को जूम करके देख ले तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, कंसिक्वेंस ड्रॉट का क्या होगा, वही चीज़ें हैं सारी की सारी, डिवास्टेशन, ओवरऑल तो हम यही देखें डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस है ना। तो क्रॉप फेलियर, फसलों का नुकसान हो जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, अकाल जिसे हम कहते हैं, फूडर जिसे तृणकाल कहते हैं, इनएडिक्वेट रेनफॉल, जब सूखा पड़ेगा तो रेनफॉल में भी कमी आएगी, बारिश भी नहीं आएगी, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर जिसे जल काल कहेंगे, एंड ऑफन शॉर्टेज इन ऑल द थ्री, food grains, fodder and water is most devastating. Large scale death of cattle and other animals, जो मवेशी हैं, जो पशु हैं हमारे, वो मरने लगेंगे, है ना। तो ये सब तो सामान्य सी बातें हैं, बताने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं। मानव प्रवास होगा, माइग्रेशन होगा ह्यूमंस का, लाइफ स्टॉक का, आर द मोस्ट कॉमन साइट टू बी सीन इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। माइग्रेशन यानी कि प्रवास बहुत कॉमन चीज़ है देखने में। स्कार्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू कंज्यूम कंटामिनेटेड वाटर, जब साफ पानी पीने का नहीं होगा तो गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर होंगे, और जिससे क्या होगी, तरह तरह की बीमारियाँ जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कोलेरा, हेपेटाइटिस, आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस, ये सब जो बीमारियाँ हैं ये हो जाएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, कंसिक्वेंसेस हैं ड्रॉट के। मिटिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का जो पानी है वो प्रॉपर अवेलेबल करवाया जाए, है ना, जो सुरक्षित पेयजल वितरण हम कह सकते हैं। मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स, यानी कि जो भी विक्टिम्स हैं सूखे के, जहाँ कहीं भी सूखा है वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाया जाएँ ताकि गंदा पानी पीने से लोग बीमार होने से बचें। पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर एंड वाटर, शिफ्टिंग ऑफ द पीपल एंड देयर लाइवस्टॉक टू द सेफर प्लेस, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्वाफायर्स, जो भी हमारा भूमिगत जल है, जो भूमि जल भंडार है, हमें उसका पता लगाया जाए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ट्रांसफ़र ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट एरियाज़, यानी कि जो रिवर वाटर का सरप्लस वाटर, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको डेफिसिट एरियाज़ में, यानी कि जहाँ कमी वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भेजने की प्लानिंग की जाए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंक किया जाए, जो नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ा जाए, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स और डैम्स, तो इन्हीं को जोड़ने के लिए रिजर्वायर डैम्स का बनाया जाए।
Remote sensing and satellite imageries can be useful to identifying the possible river basins that can be interlinked and in identifying the groundwater potential. वही बात है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, है ना. Dissemination of knowledge about drought resistant crops and proper training to practice the same can be some for the long term measures that will helpful in drought mitigation. यानी कि कम पानी में जो फसलें हो सकती हैं, सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं, उनके बारे में लोगों को समझाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इन सब को जो है हम देखें और इन सब का हम प्रचार प्रसार करें. तो चलिए अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, भूस्खलन. ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ भूस्खलन. भूस्खलन क्या होता है? देखिए, भूस्खलन में जब कभी कभी बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा अपनी जगह से खिसक जाता है तो कॉमन लैंग्वेज में हम इसी को क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं. तो अगर हम देखें, लैंडस्लाइड्स आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर्स. Hence, gathering information and monitoring the possibilities of landslide is not only difficult but also immensely cost intensive. है ना. तो ये जो हम कह रहे हैं, जो चट्टान समूह खिसक कर अपने ढाल से नीचे गिर जाता है, तो ये इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना या इसको मॉनिटर करना, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव जो है ये. It is always difficult to define in a precise statement and generalize the occurrence and behavior of a landslide. यानी कि हम इसको प्रॉपरली समझा सकें, इसके बारे में आंकड़े इकट्ठे कर सकें, इसकी पॉसिबिलिटी लगा सकें और इसको परिभाषित हम कर सकें, या इसके क्या क्या बिहेवियर इन द सेंस मतलब इसका जो फीचर्स हैं क्या होंगे, बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर भी जो हमारे पिछले लैंडस्लाइड्स हैं, उनकी स्टडीज़, उनके एनालिसिस के बेस पर, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के बेस पर, उनके घटने और प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन सब के बेस पर जो है हम इनको स्टडी कर सकते हैं. तो जो फैक्टर्स इनको इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए वो है जियोलॉजी, जिसे हम कह देते हैं भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक यानी कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स. यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ भू आकृतिक कारक हैं. स्लोप जिसे हम कह देते हैं ढाल. लैंड यूज़ है, भूमि का उपयोग कैसा होगा. वेजिटेशन कवर यानी कि जो वहाँ का वनस्पति आवरण है वो कैसा है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उस पर्टिकुलर एरिया के कैसे हैं. तो इन सब चीज़ों पर जो है वो लैंडस्लाइड इफ़ेक्ट करेगा. अब अगर हम देखें लैंडस्लाइड वर्नरेबिलिटी जोन्स, तो यहाँ पर भी जो है लैंडस्लाइड जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े उनके बेस पर अलग अलग जोन्स में हमने डिवाइड किया है. कौन से हैं, फिर से वही जोन है. देखिए, वेरी हाई वल्नरेबल, मॉडरेट एंड अदर एरियाज. जो अतिरिक्त सुभेद्यता वाले जो जोन हम कहें, जो ये ज़्यादातर जो अस्थिर हिमालय की जो यंग माउंटेन चेन्स हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यंग माउंटेन एरियाज़ हैं हिमालय के, या अंडमान निकोबार आइलैंड हैं. हाई रेनफॉल रीजन है जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होंगे, वेस्टर्न घाट है जैसे नीलगिरी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. अलॉन्ग विद एरियाज दैट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, यानी कि जहाँ पर अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंट हैं, ज़्यादा जो है शेकिंग होती रहती है. and areas of intense human activities, particularly those related to construction of roads, dams, etc. are induced in this zone. यानी कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन है, डैम्स हैं, सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा बनती हैं, वो एरियाज़ इस जोन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हुआ हमारा हाई वल्नरेबल जोन. हाई वल्नरेबल जोन यानी कि अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र जो हैं. तो अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? देखिए, those included very high vulnerability zones are also included in this category. The only difference between these two is the combination intensity and frequency of the controlling factors. यानी कि जो अभी पिछली स्लाइड में हमने फैक्टर्स को पढ़ा था जो लैंडस्लाइड को कंट्रोल करते हैं, तो उनका संयोजन, उनकी गहनता, उनकी बारंबारता, ये सब इन एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम होती है. उन्हीं एरियाज़ को हम क्या कह देते हैं? हाई वल्नरेबल जोन, यानी कि अधिक सुभेद्यता वाले एरिया. तो इसमें अगर हम देखें तो हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें अगर हम असम को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो एरिया है वो इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. मॉडरेट यानी कि मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्रों की बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है हमारे, यानी कि पार हिमालय जिसे आप हिंदी में कहते हैं, ट्रांस हिमालय हो गया, है ना.
जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति वाला जोन है, लद्दाख एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का, एंजुलेटेड येट स्टेबल रिलीफ एंड लो प्रेसिपिटेशन एरियाज ऑफ द अरावली, अरावली की जो पहाड़ियाँ जो कम वर्षा वाले जोन हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, जो वृष्टि छाया मतलब कि रेन शेडो एरियाज़ हैं, है ना, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के हो गए, डेक्कन प्लेट्यू के हो गए, यहाँ कहीं कहीं पर ओकेजनल लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड्स ड्यू टू माइनिंग एंड सब्सिडेंस आर मोस्ट कॉमन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला। तो खदानों जहाँ जहाँ खदानें हैं, माइनिंग जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हो रही है, भूमि जहाँ धंस रही है, वो एरियाज़ ये हैं जो मॉडरेट और लो वल्नरेबल जोन्स हम कह सकते हैं। अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अगर हम दार्जिलिंग को छोड़ दें, आसाम की हम बात करें तो कार्बी एंगलोंग को अगर हम छोड़ दें, तो ये जो एरियाज़ हैं दक्षिणी प्रांत के जो तटीय क्षेत्र हैं, ये क्या हैं, भूस्खलन मुक्त क्षेत्र हैं, यानी कि अदर एरियाज़ में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे जोन्स हमने पढ़ लिए हैं और इस मैप के थ्रू जो है ये हम देख सकते हैं, ये हमारा वेरी हाई जो रेड कलर से हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा वेरी हाई जोन है। फिर ऑरेंज सी शेड जो है वो हमारा हाई जोन हो गया, मॉडरेट जोन हो गया, और बिल्कुल लाइट येलो कलर में जो है ये हमारे लो जोन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी देख सकते हैं। चलिए, अब कंसिक्वेंस की हम बात करें तो जब कोई बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा अपनी जगह से खिसक जाएगा तो रोड ब्लॉक हो सकती है, रेलवे लाइंस डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, है ना, डाइवर्जन ऑफ रिवर्स, क्योंकि बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा गिर जाएगा तो पानी का बहाव दूसरी दिशा में होने लग जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकती हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिफ़िकल्ट स्पाशियल इंटरेक्शन विच एडवर्सली इफेक्ट्स द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन दीज एरियाज़, यानी कि जो इंटरेक्शन है वो रुक जाएगा। अब इंटरेक्शन नहीं होगा तो हर तरह की एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएंगी, है ना, विकास कार्यों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। मिटिगेशन, यानी कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज रोड्स एंड डैम्स, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, हम बंद तो नहीं कर सकते लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ना। लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू वैलीज एंड एरियाज विद मॉडरेट स्लोप्स, यानी कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पर ये भूस्खलन की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो कृषि नदी घाटी और कम ढाल वाले एरिया में सीमित करें कृषि को, है ना, नदी घाटी और कम ढाल वाले एरिया में ही जो एग्रीकल्चर है उसको लिमिटेड किया जाए। इसी के साथ जो बड़ी विकास वाली परियोजनाएं हैं, लार्ज स्केल जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। प्रमोटिंग लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, जो जंगल हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर, बांधों का जो है निर्माण किया जाए, है ना, बांध बनाए जाएंगे ताकि वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जाए। टेरेस फार्मिंग शुड बी एनकरेज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स व्हाइल झूमिंग इज़ स्टिल प्रिवेलेंट। अब झूमिंग खेती हम जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है, तो झूमिंग की जगह जो है हम सीढ़ीनुमा जो खेती है वो प्रमोट की जाए यहाँ पर, जिससे लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं लैंडस्लाइड के लिए। अब हमने जो पढ़ा है आपदा, डिज़ास्टर, तो इसका मैनेजमेंट, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, आजकल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपदा प्रबंधन। तो डिजास्टर ड्यू टू साइक्लोन्स अनलाइक द ones caused by earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions are more predictable in terms of time and place of their occurrences। तो आपदा चाहे कैसे भी हो, हर आपदा का अपना प्रभाव होता है, अपने कंसिक्वेंसेज होते हैं, उसको कंट्रोल करने के अपने अलग तरीके होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं अभी हम आपदा कोविड-19 से जूझ रही हैं, हमारा पूरा देश, पूरा संसार, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो ज़रूरी नहीं है ये जो आपदाएं हैं साइक्लोन्स की फॉर्म में हो या अर्थक्वेक की फॉर्म में हो, तो ये जैसे हमने कोविड-19 का देखा तो ये भी हमारे लिए एक आपदा ही है। ठीक है, तो moreover with the help of development of techniques to monitor the behavior of cyclones it has become possible to manage the cyclonic hazards to some extent। अब जैसे टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर पाए हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने स्टडीज़ की हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू हमने जो प्रोन एरियाज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व किया है, पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालिसिस करके हमने ये सब चीज़ें कंट्रोल की हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है कैसे हम कर सकते हैं आपदा प्रबंधन, वही सब चीज़ें अब आगे हम यहाँ पर
पढ़ने जा रहे हैं। जैसे साइक्लोन्स की यहाँ पर बात बार बार की जा रही है, तो साइक्लोन शेल्टर्स, एम्बैंकमेंट्स हैं, डाइक रिजर्वॉयर हैं, अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल है, इम्प्लीमेंटेशन उसका किया गया 2005 के अंदर, जो ये बिल बनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इस आपदा प्रबंधन अधिनियम को किसी एक क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नेचुरल या ह्यूमन मेड भी हो सकती है, मानवकृत कारण भी हो सकते हैं, दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो सकता है, जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति हो, मानव पीड़ा हो, पर्यावरण को हानि हो, विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। तो यही हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005। अब मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस हम देखें तो हम कैसे कर सकते हैं आपदा निवारण और प्रबंधन की अवस्थाएं अगर हम देखें तो हम इसे 3 स्टेजेस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो निवारण और प्रबंधन की जो तीनों अवस्थाएं हैं, पहली जो आ जाएगी प्री डिजास्टर, यानी कि आपदा से पहले, ठीक है, आपदा से पहले। फिर क्या आ जाएगी आपदा के समय और आपदा के पश्चात। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर, जो भी डिज़ास्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, बताया जाए, उसके बारे में डेटा कलेक्ट किए जाए। प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप्स, जैसे अभी हमने अलग अलग जोन्स पढ़े हैं, तो वल्नरेबल जोन्स प्रिपेयर किए जाए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट द डिज़ास्टर, लोगों को जागरूक किया जाए, डिज़ास्टर प्लानिंग की जाए। प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर आर अदर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन द वल्नरेबल एरियाज़, यानी कि जो सुबेदीय इलाके हैं, संभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपदा की योजनाएं बनाना, तैयारी रखना और बचाव के उपाय करना, ये सब जो है इस स्टेज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगला हम जो कह रहे हैं ड्यूरिंग डिज़ास्टर, यानी कि आपदा के समय जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस हैं वो चलाए जाएं, है ना। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जो हैं, जैसे इवैक्यूएशन मतलब लोगों को वहाँ से बाहर निकालना, आपदाग्रस्त एरिया से लोगों को बाहर निकालना। रिलीफ कैंप्स यानी कि आश्रय स्थल बनाए जाना, राहत कैंप बनाए जाना, और जो वाटर, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन्स, जो भी ज़रूरतें हैं उन सबको जो है सप्लाई करना, पर्टिकुलर जो प्रभावित एरिया है वहाँ तक, या जो आश्रय स्थल है, राहत कैंप है, वहाँ तक इन सभी सुविधाओं को पहुँचाया जाना। पोस्ट डिज़ास्टर ऑपरेशन यानी कि आपदा के पश्चात की जो स्टेज है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। देखिए, रिहैबिलिटेशन यानी कि जो प्रभावित लोग हैं, जिनको एक जगह से हटाया गया है, उनको इवैक्यूएट किया गया है, उनको अब पुनर्वास किया जाए। रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, उनको दोबारा से बसाया जाए। रिकवरी ऑफ विक्टिम्स यानी कि जो भी विक्टिम्स हैं, यानी कि जो भी इससे प्रभावित लोग हैं, उनके रिकवरी उनकी की जाए, उनका जो भी नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाए। कंसंट्रेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप विद द फ्यूचर डिज़ास्टर, और साथ ही साथ इन आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए जो हमारी क्षमता निर्माण है उस पर फोकस किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई हमारी, तीनों स्टेजेस हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, दीज मेजर्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस टू अ कंट्री लाइक इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार जो हमारी कर रही है, भारत सरकार ने जो हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है, तो ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम हैं इन आपदाओं को मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको बहुत बहुत। और यहाँ हमारा जो है जियोग्राफी का कंटेंट हमारा पूरा हो गया है। देखिए 12th जियोग्राफी जो है वो थ्योरेटिकल बेस है, इट्स वर्थ रीडिंग ओनली, उसमें समझाने वाली कोई चीज़ें नहीं है। तो हम अभी 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी तक ही हम टारगेट हमारा था और हम इसको कवर कर चुके हैं। बाकी क्या रणनीति रहती है आगे वो आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। और आप सबको एक और अच्छी खबर देनी है कि जल्द ही, यानी कि जस्ट इसके बाद से जो हमारे साइंस के पेंडिंग वीडियोस हैं वो भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सुनकर और ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम फिर से मिलेंगे साइंस के वीडियोज़ में। तो टिल देन कीप वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।